इस वीडियो को देखने के लिए क्यूरियोसिटी काफ़ी नहीं, यहाँ पेशेंस चाहिए, फोकस चाहिए और जावा को सीखने की भूख चाहिए। अगर आप रेडी हैं तो शुरू करते हैं कोर जावा सीरीज चैप्टर 1 पार्ट सेकेंड। तो इस पार्ट के अंदर हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू जावा, बेसिक फीचर्स ऑफ जावा, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जेवीएम, जेआरई, जेडीके। इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। जावा इंटरप्रेटर एज जेवीएम, कंप्लीट सेटअप ऑफ ब्लूजे, स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम और लास्टली देखेंगे आउटपुट स्टेटमेंट्स। तो शुरू करते हैं। इसका पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन टू जावा। क्या है जावा? जावा इज अ हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये इंग्लिश लाइक टर्म्स का यूज करती है, इस वजह से हाई लेवल लैंग्वेज है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्योंकि ये रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स या एंटिटीज को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ठीक। फिर यूज टू डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस को डेवलप करने में यूज की जाती है। कौन कौन से? डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन एंड एंटरप्राइज सिस्टम। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके जो एप्स बने होते हैं वो जावा से क्रिएट किए जाते हैं। जावा वॉज डेवलप्ड इन 1995 बाय जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रोसिस्टम। ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है, मैं आपको थोड़ा सा और हिस्ट्री में लेकर के चलता हूँ। ये जो बंदा है जेम्स गॉसलिंग, ये लीड डेवलपर था जावा को क्रिएट करने में। और जावा डेवलप 1991 में हो चुकी थी, लेकिन उसका नाम ओक था पहले, और उसको 1995 में चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि ओक पहले से ही किसी कंपनी ने रजिस्टर्ड करवा रखा था नाम। तो जो जेम्स गॉसलिंग थे उन्होंने सोचा कि जावा रख दिया जाए। जावा कैसे रखा गया नाम? एक इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जावा नाम का, जहाँ पे कॉफ़ी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ से जावा का नाम आया। तो क्या हुआ कि जो जावा था, वो जो कॉफ़ी था वो तो उसका सिंबल बन गया, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और सिंपली अगर देखा जाए तो हमें कॉफ़ी क्या देती है? एनर्जी देती है ना। तो उसी के थ्रू ये नाम रखा गया कि हाँ, मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, कुछ एनर्जेटिक होगा उसमें, कुछ सिस्टमेटिक होगा, और क्या नाम है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी सारे लोगों के लिए। तो वहीं से नाम ये रखा गया। ठीक है। तो वाई जावा इज पावरफुल? क्यों है जावा पावरफुल? इजी टू लर्न, सिक्योर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और यूज्ड वर्ल्ड वाइड। यानी कि आसान है इसको समझना, याद करना। सिक्योर है, बहुत ज़्यादा सिक्योर, डेटा को सिक्योर रखती है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म हर एक प्लेटफॉर्म पे ये क्या कर सकती है, रन कर सकती है। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, बताया मैंने। यूज्ड वर्ल्ड वाइड, इसको हम वर्ल्ड वाइड यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ रियल वर्ल्ड यूज़ हैं जावा के। क्या? रिजर्वेशन सिस्टम। आप कोई भी रिजर्वेशन करवाते हो, जैसे एरोप्लेन का रिजर्वेशन हो गया, ट्रेन का रिजर्वेशन हो गया। आया समझ में? फिर एंड्रॉयड मोबाइल ऐप्स में यूज़ होता है। फिर एटीएम मशीन के सॉफ्टवेयर्स में यूज़ होता है, बैंकिंग सिस्टम्स में यूज़ होता है, और लास्टली ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स में यूज़ होता है इसका। यानी कि हर एक चीज़ में ये जावा यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योर लैंग्वेज है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। हम बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, बेसिक फीचर्स ऑफ जावा। क्या है बेसिक फीचर्स? ये जावा जो होती है बहुत ही ज़्यादा सिंपल होती है। क्यों? क्योंकि इसके जो भी सिंटैक्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, और ये इंग्लिश लाइक टर्म्स का यूज़ करती है, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा सिंपली हम पढ़ सकते हैं, जैसे system.out.println और हेलो। तो यहाँ पर देखिए आप इजीली पढ़ पा रहे हो ना उस सिंटैक्स को। ठीक है, इंग्लिश लाइक टर्म्स की वजह से, इस वजह से ये सिंपल होती है। फिर ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, यानी कि ये क्या करती है, ये जो हमारी क्लास और जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनका जो भी कॉन्सेप्ट होता है उसके ऊपर बेस करती है, इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। यानी कि क्या? जैसे क्लास में आपका स्टूडेंट हो गया और ऑब्जेक्ट में हमारा आरती, आलोक और आदित्य हो गया। तो हर एक ऑब्जेक्ट के पास कुछ ना कुछ उसका डेटा होगा और उसका फंक्शन होगा, मैंने बता रखा है ऑलरेडी। समझ में आ गया? ठीक है। फिर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है ये। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का क्या मतलब? जैसे जो भी आपका कोड होता है वो किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर इजिली रन कर सकता है, हमको उसको चेंज नहीं करना पड़ता है। आया समझ में? जैसे एक पीडीएफ फाइल होती है, वो किसी भी डिवाइस पे ओपन हो जाती है समझ में? चाहे वो एंड्रॉयड हो चाहे वो एप्पल हो, ठीक है, वो किसी भी डिवाइसेस पे ओपन हो जाती है। ऐसे ही हमारा कोड होता है जो जावा का, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन हो सकता है। ठीक है। फिर जो हमारी जावा होती है वो सिक्योर होती है, यानी कि
जो भी हमारा मेमोरी होती है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं होने देती है, यानी जावा जो होती है वो डायरेक्ट एक्सेस नहीं करने देती है मेमोरी को, ठीक है। वो पहले चेक करती है, मतलब हमारी कोई एरर तो नहीं है या कुछ है तो नहीं, ठीक है। जैसे लाइक एटीएम पिन सिस्टम, जो हमारा एटीएम पिन होता है उसके बिना हमारा कोई भी डिटेल्स हमारा फेच नहीं हो सकता जब तक कि आप पिन नहीं डालो, है ना, ऐसे ही। फिर रॉबस्ट होती है, ये स्ट्रांग होती है, जावा जो होती है स्ट्रांग होती है एरर हैंडलिंग में, ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट में, यानी कि एरर को हैंडल कर सकती है, इसलिए आप फाइंड कर सकते हो एरर को और सही कर सकते हो। और ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, जब आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो उस वेरिएबल को क्या होती है, मेमोरी ऑटोमेटिक अलॉट हो जाती है, ठीक है। फिर मल्टी थ्रेडेड, मल्टी थ्रेडेड का क्या मतलब है, जैसे आप एक टाइम पर अगर मल्टीटास्क कर पा रहे हो तो उसको हम मल्टी थ्रेडेड बोलते हैं, ठीक है। तो जावा एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज भी है। जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन क्या क्या काम कर सकता है, म्यूज़िक सुन सकते हो आप व्हाट्सएप चलाते चलाते, और कुछ डाउनलोड भी हो रहा होता है, तो आप मल्टीटास्क एक बार में कर रहे हो ना एक ही टाइम पर, तो वो मल्टी थ्रेडेड होता है। इस वजह से जावा भी एक मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है। बढ़ते हैं हम अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, जेवीएम, जेआरई और जेडीके। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इंटरव्यू क्वेश्चंस में ज़रूर पूछा जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। जेवीएम, जेवीएम स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन, यानी कि ऐसी मशीन जो जावा के कोड को रन करती है, ठीक है। फिर जेआरई, जेआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें जेवीएम तो होता ही है, यानी कि कोड को तो रन करते ही हम, साथ में कुछ उसकी लाइब्रेरीज भी होती हैं, यानी कि जावा की कुछ लाइब्रेरीज भी प्रेजेंट होती हैं। यानी लाइब्रेरीज क्या, ऐसे कोड जो ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइंड हो, हम उनको क्या करें, सिर्फ और सिर्फ यूज़ करें, तो वो होती हैं लाइब्रेरीज। तो यानी जेवीएम और लाइब्रेरीज दोनों होती हैं, जिसमें वो हमारा होता है जेआरई। समझ में आ गया। फिर जेडीके, जेडीके क्या होता है, जेडीके स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट, यानी ऐसी चीज़ जिसके अंदर जेआरई तो हो ही, लेकिन साथ में कुछ डेवलपमेंट टूल्स भी हों उसके अंदर। समझ में आ गया। डेवलपमेंट टूल्स जैसे जावा का कंपाइलर हो, जावा डिबगर हो, ये जो जेडीके होता है ये डेवलपर्स के लिए होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, बड़े बड़े कोड्स लिखते हैं तो उनको एरर फाइंड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उनके लिए डेवलपमेंट टूल्स दिए गए हैं कि ईजिली वो क्या कर सके, डिबग कर सके अपने कोड को। समझ में आ गया। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, जिसमें मैंने पहले तो यहाँ पर देखिए जेवीएम है, जेवीएम क्या करता था, रन करता था प्रोग्राम को, कोड को रन करता था, तो इसको मैंने ले रखा है। अब समझिए, जेवीएम और लाइब्रेरीज का जो सेट होता है, जेवीएम और लाइब्रेरीज का सेट हमारा क्या होता है, जेआरई, तो इस वजह से इसको एक उसमें कर दिया मैंने। फिर उसके बाद में अब देखिए ये तो हो गया। अब जेआरई और डेवलपमेंट टूल्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, जेडीके तो होता है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, जेडीके। समझ में आ गया। तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, कोई भी आपका एग्जाम होता है उसमें आप ये डायग्राम बना करके और थोड़ा बहुत लिख भी देंगे तो आपको बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गया। रियल वर्ल्ड एग्जांपल लिया है, जैसे जेवीएम, जेवीएम हमारा क्या है, एक इंजन है, इंजन के बिना कोई भी चीज़ चल नहीं सकती। समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही समझ लीजिए, जो जेवीएम है वो एक इंजन है और इसके बिना कोई भी कोड रन नहीं हो सकता। समझ में। जेआरई क्या होता है, जेआरई एक कार है, कार यानी कि उस पे उसके पास क्या है, उसके पास इंजन होगा, उसके पास फ्यूल होगा, उसके पास उसके पार्ट्स होंगे, बस आपको क्या करना है, जा करके चलानी है। यानी यही तो हमने क्या बताया था, लाइब्रेरीज उसके पहले से ही कोड बने हुए हैं, बस आपको क्या करना है, जा करके उसको लेना है और उसको चलाना है, रन करना है, बस। समझ में आ गया। वैसे ही फिर जेडीके, जेडीके क्या है, कार फैक्ट्री और टूल्स, यानी कि कार की फैक्ट्री है, यानी आप क्या करते हो वहाँ पर कोड को बनाते हो, लिखते हो। समझ में आ गया। और साथ में उसके पास क्या होता है, टूल्स होता है, मैंने बताया था ना कि जावा कंपाइलर और डिबगर उसके अंदर होता है, ऐसे ही। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जावा इंटरप्रेटर एज जेवीएम। बहुत ही बड़ा एक कन्फ्यूज़न होता है कि जावा एक कंपाइल्ड लैंग्वेज है या फिर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो मैं आज इस टॉपिक में वही चीज़ क्लियर करूँगा कि जो जावा होती है ना तो वो प्योरली कंपाइल्ड लैंग्वेज होती है और ना ही वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है। क्या होता है कि पहले जो कोड होता है वो कंपाइल होता है, देन उसके बाद में जो जेवीएम होता है वो उसको रन करता है, यानी इंटरप्रेट करता है। समझ में आ गया। तो मैं इसको फ्लो डायग्राम से बताता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या होता है, जो हम लोग
कोड लिखते हैं उसको हम जावा सोर्स कोड कहते हैं, और वो सेव होता है हमारा डॉट जावा फाइल के नाम से, ठीक है। और वो जो डॉट जावा फाइल होती है वो कंपाइलर उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है डॉट क्लास फाइल में। डॉट क्लास फाइल हमारी क्या होती है, बाइट कोड। समझ में आ गया। अब बाइट कोड में यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ बताऊंगा मैं, इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जो बाइट कोड होता है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है। यानी जो जावा है हमारी, इसी वजह से उसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बोला जाता है, क्योंकि जब वो कंपाइल हो जाती है, जो डॉट क्लास फाइल बन जाती है, तो वो उसका कोड जो होता है बाइट कोड, वो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या कर सकता है, रन कर सकता है इजली, ठीक है। तो इसी वजह से वो क्या होती है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। जो बाइट कोड होता है उसे मशीन नहीं समझ पाती है, वो खाली कौन समझ पाता है, जेवीएम, ठीक है। तो जेवीएम क्या करता है, उसको रन करता है, यानी कि वो लाइन बाय लाइन क्या करता है, लाइन बाय लाइन उस बाइट कोड को कन्वर्ट करता है किसमें, मशीन कोड में। समझ में आ गया। फिर वो जो मशीन कोड होता है, मशीन कोड एग्जीक्यूट होता है, फाइनली क्या आता है, आउटपुट आता है। समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइन लिखी है, ये चीज़ देख लेते हैं कि जावा हैज़ नो सेपरेट इंटरप्रेटर। जावा के पास खुद का इंटरप्रेटर नहीं होता है, जेवीएम खुद इंटरप्रेटर की तरह वर्क करता है। समझ में आ गया, ठीक। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि नोट करने वाली बात है, व्हेन वी रन दी प्रोग्राम जेवीएम रीड्स दी बाइट कोड। यानी क्या होता है कि जो जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो जेवीएम लाइन बाय लाइन उस कोड को क्या करता है, रीड करता है, बाइट कोड को, ठीक है, एंड कन्वर्ट्स इट इनटू मशीन कोड। तब उसको वो किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन कोड में। मैं अभी यहाँ पर मैंने आपको बताया, ठीक है। अब ये जेवीएम एक्ट्स एज एन इंटरप्रेटर, इसी वजह से जो जेवीएम होता है वो इंटरप्रेटर की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। होप सो ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं पांचवा टॉपिक हमारा, कंप्लीट सेटअप ऑफ ब्लूजे। देखिए हमें कंप्लीट सेटअप अभी मैं करवाऊंगा, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ब्लूजे आखिर है क्या, ठीक है। ब्लूजे एक आईडीई है। आईडीई मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, यानी कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें हम क्या करते हैं, अपने कोड को लिखते हैं, रन करते हैं, कंपाइल करते हैं। समझ में आ रहा। तो वो चीज़ होती है हमारी क्या, आईडीई। तो ब्लूजे क्या है, हमारी आईडीई है। और ये आईडीई बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है, जो बिल्कुल जावा को बस शुरू करे हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, जावा कोड को लिखने के लिए, कंपाइल करने के लिए, उसको रन करने के लिए, और जो प्रोग्राम्स आपने लिखे हैं उसको टेस्ट करने के लिए। समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल है, हमारा जो एम एस वर्ड होता है वो टाइपिंग के लिए होता है, वैसे ही ब्लूजे हमारा किसके लिए होता है, कोडिंग के लिए। तो देखते हैं हम लोग कैसे हमारे ब्लूजे को हमें इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आप एक कोई ब्राउज़र पे आ जाइए। मैं क्रोम ब्राउज़र को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए ब्लूजे डाउनलोड। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, उसी से ही डाउनलोड करिएगा। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे विंडोज़ का आइकन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगा, डाउनलोड हमारा ब्लूजे होने लगेगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और आप तब तक कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करिए इस वीडियो को, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है मुझे। तो वेट करते हैं। और ये हमारा डाउनलोड हो चुका है ब्लूजे। फाइल को ओपन कर लेते हैं। आपको यहाँ पर ब्लूजे का वो दिख रहा होगा, एप्लीकेशन दिख रहा होगा, इसको यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए, और ये पाथ ऐसे ही रहने दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। वेट फॉर अ सेकेंड, जब तक कि हो नहीं जाता ये।
अब हमारा जावा इंस्टॉल हो चुका है, इसको फिनिश कर देते हैं और देखते हैं कि जावा कहाँ पे आया है हमारा। देखिए हमारा ब्लूजे यहाँ पे सेटअप हो चुका है। अब इसको ओपन कर लेते हैं। आई एग्री टू टेक दिस पार्ट कर दीजिएगा। अब देखिए हमारा ये जावा का आईडीई है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस होता है इसका, और ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी आईडीई है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल आप क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने 6th टॉपिक की तरफ, स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। समझ लीजिए अब से शुरू है हमारा जावा का मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आपको बिल्कुल बने रहना है सीरीज़ में, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है जावा प्रोग्राम का। हमारे पास यहाँ पर मैंने एक कोड लिख रखा है, बहुत ही सिंपल सा, हेलो वर्ल्ड का। ठीक है, सबसे बेसिक कोड है ये। तो होता क्या है, इसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, पहले हम पार्ट्स देख लेते हैं फिर ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए क्लास जो होती है, ये जो हमारी क्लास है, इस क्लास में जो मैंने हेलो लिख रखा है वो प्रोग्राम का नेम है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, आप अपना नाम लिख सकते हो यहाँ पर, उस प्रोग्राम से रिलेटेड। समझ में आ गया, जो भी आप प्रोग्राम बनाओगे उससे रिलेटेड आप क्लास लिखते हो सबसे पहले। फिर आता है मेन। मेन क्या होता है, ये एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। समझ लीजिए आपका मेन, आप, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है, देखिए यहाँ पे मेन में क्या ले रखा है, हार्ट, यानी समझ लीजिए प्रोग्राम का दिल है। समझ में आ गया, बिना इसके कुछ नहीं रन कर सकता। ठीक, फिर उसके बाद में आता है स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स क्या होता है, वर्क। आप जो भी काम करवाना चाहते हो अपने कोड में, उस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं क्या, स्टेटमेंट। अब देखिए मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर यहाँ पे ये लिख रखा है। ठीक है, तो मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि हाँ हेलो वर्ल्ड को क्या करो, प्रिंट करवाओ, तो मैं यहाँ काम दे रहा हूँ ना। समझ में आ गया, तो ये हमारा स्टेटमेंट्स। फिर आते हैं हमारे पास ये कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस क्या होते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड, यानी कि एक कोड का ब्लॉक होता है। कि हाँ देखिए यहाँ पर मैंने क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर ये ओपन और ये वाला क्लोज है, तो यानी कि मेरा जो क्लास है, ये वाला पार्ट मेरा क्लास का ब्लॉक है। ठीक है, और मेरा जो ये वाले दो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, ये मेरे क्या हैं कि ये मेन का ब्लॉक है। आया समझ में, ये मेन का ब्लॉक है और ये किसका ब्लॉक है, क्लास का। समझ में आ गया। फिर आता है हमारा सेमी कॉलन, एंड ऑफ स्टेटमेंट। कोई भी आप स्टेटमेंट लिखते हो तो वो स्टेटमेंट वहां पे अगर आपको एंड करना है तो आपको सेमी कॉलन लगाना जरूरी है। समझ में आ गया, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका एरर आने लगेगा। आपको स्टेटमेंट के बाद में आपको क्या करना है, उस स्टेटमेंट को एंड भी करना है। समझ में आ गया, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, देखिए क्लास हमारी बॉडी हो गई। इस बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हैंड्स हो गए, आईज हो गई, ईयर्स हो गए, सबका कुछ ना कुछ काम होता है। ठीक है, ऐसे ही हमारी क्लास है, क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बता चुका हूँ मैं। फिर उसके बाद में मेन, मेन हमारा क्या है, हार्ट है, यानी दिल है। समझ लीजिए इसके बिना कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे आप। फिर उसके बाद में स्टेटमेंट्स, जो हम काम कर रहे होते हैं, एक्शंस कर रहे होते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या है, स्टेटमेंट। तो होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं अपना 7वां टॉपिक, एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम। अभी मैंने एक टॉपिक बताया था जावा इंटरप्रीटर एज जेवीएम, वहाँ पे मैंने पूरा सीक्वेंस वाइज सब कुछ बताया था कैसे एग्जीक्यूट करता है। वही चीज़ मैं फिर से बताने जा रहा हूँ क्योंकि ये एक सेपरेट टॉपिक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप्स देख लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम, सबसे पहले हम प्रोग्राम लिखते हैं, उसको कंपाइल करते हैं, और कंपाइल करने के बाद में क्या होता है, बाइट कोड जनरेट होकर के आता है। ठीक है, अब वो जो बाइट कोड जनरेट होता है वो जेवीएम उसको क्या करता है, रन करता है। देन उसके बाद में जब वो रन हो जाता है तो वो मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाता है। देन मशीन कोड में कन्वर्ट होने के बाद में क्या होता है, आउटपुट आपका आ जाता है। समझ में आ गया, तो ये था हमारा एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम। अब हम देख लेते हैं स्क्रीन पे जाकर के कैसे एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। तो शुरू करते हैं हम, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम कैसे करते हैं हम। तो सबसे पहले हम ब्लूजे खोल लेते हैं। तो ये हमारा ब्लूजे खुल चुका है, और यहाँ पर सबसे पहले ये ब्लूजे में हमको प्रोजेक्ट बनाना रहता है। तो प्रोजेक्ट बना लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं।
मैं जैसे दे देता हूँ CTC एजुकेशन, CTC EDU। तो ये वाला देखिए पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, कोई CTC EDU की पहले से बनी हुई है, तो मैं पूरा लिख देता हूँ इसको, ये एकदम सही है। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट बन के आ चुका है, और ये अब हम इस प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, नई नई क्लासेस बनाते हैं, नए नए प्रोग्राम्स बनाते हैं। तो कैसे, सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, न्यू क्लास करेंगे, और इस न्यू क्लास के अंदर हम कोई भी क्लास का नाम लिख सकते हैं। ठीक है, आपका जो मन करे वो लिखिए। मैं ऐसे ही रैंडम एक क्लास का नाम लिख लेता हूँ, हेलो। तो ओके कर देते हैं। अब देखिए ये जो हमारा यहाँ पे ये आया है, ये सब जो जो चीज़ लिखी होती है सिर्फ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं कि क्या क्या चीज़ है इसके अंदर, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इसको सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से हटा दीजिए, और अब शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम लिखना। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है कि क्लास लिखते हैं। क्लास का नाम जो आपने वहाँ पर दिया है इससे पहले वही सेम होना चाहिए यहाँ पर क्लास का भी नाम। ठीक है, तो मैंने क्या दिया था, हेलो। और याद रखिए वहाँ पे कैपिटल एच था, तो यहाँ पर भी कैपिटल एच ही है। ठीक है, फिर अब देखिए जैसे ही मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन किया और एंटर किया, तो वो कर्ली ब्रैकेट क्लोज खुद ब खुद हो गया। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ये समझ लीजिए मैं ये जो भी चीज़ लिख रहा हूँ ये एक सिंटैक्स है, ये बना हुआ सिंटैक्स है इसका। तो आपको ये समझ लीजिए याद कर लेना है कि सबसे पहले आपको क्लास लिखनी है, फिर उसके बाद में मेन क्लास बोलते हैं इसको, या मेन जहाँ से हमारी स्टार्टिंग होती है वो लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हमारे पास एक ब्लॉक बन चुका है मेन का। अब इस मेन के अंदर हमें क्या लिखने होते हैं, स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिख लेते हैं। जैसे मैं एक नॉर्मल सा बिल्कुल स्टेटमेंट लिखता हूँ, बस हमें प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कंपाइल कर लेते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पर ये कंपाइल हो चुका है, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर, यानी कि कोई भी एरर नहीं है। सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें क्या ही एरर आएगी। तो अब इसको चलते हैं एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो हमने यहाँ पर आए फोल्डर पे और राइट क्लिक किया, तो हमारा ये आपको मेन क्लास दिख रही होगी, यानी मेन मेथड दिख रहा होगा। इस मेथड को जब हम क्लिक करते हैं तो वो क्या करता है, बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। फिर जब हम ओके करते हैं तो हमारा आउटपुट आ जाता है। तो देखिए ये आ गया हमारा आउटपुट, समझ में आ गया आप लोगों को। अब बढ़ते हैं हम 8वें टॉपिक की तरफ, आउटपुट स्टेटमेंट्स। आउटपुट स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ये हमारा जो भी रिजल्ट होता है उसको डिस्प्ले करवाने में हेल्प करती है। कहाँ पर, स्क्रीन पर। सिंपल है, मतलब जो भी रिजल्ट होगा उसको हमें स्क्रीन पे दिखाना भी तो होगा। हाँ, क्या हम रिजल्ट को ले आए और इसको दिखाए ना, तो फिर फ़ायदा ही क्या उसका, है ना। तो इसलिए हम आउटपुट स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं। देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ आउटपुट स्टेटमेंट्स, वन इज़ प्रिंट एंड अनदर वन इज़ प्रिंट एलन। तो एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, मान लीजिए मैंने प्रिंट यूज़ किया, और प्रिंट यूज़ करने पे हेलो मेरी स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, इसके आगे कर्सर भी तो ब्लिंक कर रहा होता है ना। कर्सर जो ब्लिंक कर रहा होता है उसको अगर मुझे नेक्स्ट लाइन पे लेकर के आना है तब तो वहां पे हम लगाएंगे एलन। अगर मेरा प्रिंट लगा हुआ है तो ये कर्सर नीचे नहीं आएगा, यहीं पे ब्लिंक करता रहेगा। ठीक है, और फिर जब नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट आया कि वर्ल्ड, तो ये क्या करेगा, यहीं पे ही क्या लिख देगा, वर्ल्ड।
ठीक है। अब जो कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा आगे लिखने के लिए, अब एलन की वजह से वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो मेरा कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह पे आ जाएगा। अब अगर मेरा कोई तीसरा स्टेटमेंट होता तो जो तीसरा स्टेटमेंट होगा वो मेरा कहाँ पे शो करने लगेगा, यहाँ पर। समझ में आ गया। ऐसा हमारा आउटपुट स्क्रीन पर दिखेगा। चलिए हम स्क्रीन पर ही जा करके डायरेक्ट इसको देख लेते हैं और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि आपको ये आउटपुट स्टेटमेंट समझ में आ जाए। मैंने जो एग्जांपल अभी बोर्ड पे करवाया है उसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो क्लास बना लेते हैं, कोई भी रैंडम क्लास ले लीजिए। तो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। अब देखिए इस फोल्डर पे क्लिक करेंगे और ये जितना भी लिखा है इसको सब कुछ इरेज कर दीजिए और लिखते हैं सबसे पहले क्लास। क्लास का मैंने क्या लिया था, एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल, फिर सिंटैक्स याद रखिए। अब आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि इतना तो आपको मैंडेटरी है लिखना। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, सबसे पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिखा था। इसके अंदर मैंने लिखा था हेलो। और दूसरा क्या लिखा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और इसके अंदर मैंने क्या लिखा था, वर्ल्ड। ठीक है। तो क्या होगा, मैंने बताया था आपको, जो प्रिंट होगा, पहले हमारा स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट का है। तो वो प्रिंट जो कर्सर होगा वो हमारा उसी लाइन में रह जाएगा। तो जो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट होगा वो उसी लाइन में क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कंपाइल करके। तो देखिए क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर। चलते हैं और कंपाइल करते हैं इसको। कंपाइल हो चुका है। अब देखिए मैंने बोला था सेम लाइन में आ जाएगा। अब हम इसी में ही थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, एलन लगा देते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए। एलन से क्या होता है कि पहले उसको लिख देता है और जो कर्सर लास्ट में ब्लिंक कर रहा होता है उसको नेक्स्ट लाइन में भेज देता है। तो देखते हैं। तो क्लास कंपाइल्ड हो चुकी है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो हेलो वर्ल्ड है, ये इससे पहले जो निकाला था वो है। और फिर यहाँ पर ये देखिए ये नेक्स्ट लाइन में आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रिंट और प्रिंट एलन का क्या काम है। एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं। इसको हम कर देते हैं, इसको प्रिंट एलन ही रहने देते हैं और यहाँ पे इसको प्रिंट कर देते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, आई लव लिख देते हैं बस। और नेक्स्ट लाइन में आते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और यहाँ लिख देते हैं इंडिया। ठीक है। तो मैंने क्या किया है, देखिए सबसे पहले एलन लगाया है, यानी कि सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में एलन की वजह से क्या होगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। तो वहाँ पे क्या देगा, प्रिंट। प्रिंट है वहाँ पे, तो वो उसी लाइन में क्या करेगा, कर्सर को रखेगा, आई लव लिखेगा और कर्सर को उसी लाइन में रखेगा एंड इंडिया उसी लाइन में प्रिंट कर देगा। तो देखते हैं, कंपाइल किया, क्लास कंपाइल्ड, नो सिंटैक्स एरर, रन करते हैं। तो देखिए बताया था मैंने, हेलो आया, फिर उसके बाद में क्या हुआ, कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेकर के गया और फिर उसी लाइन में इंडिया को भी प्रिंट करवा दिया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये एग्जांपल। होप सो आप लोगों को हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लगी हूँ। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल और आने वाली वीडियोस के लिए प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए अगर कोई डाउट होता है। अब नया चैप्टर अब अगले 2 दिन बाद आने वाला है। थैंक यू सो मच।